हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। और ये वीडियो आपको यूजीसी नेट, केबीएस, एनबीएस एंड अदर वेरियस जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे केबीएस, एनबीएस, राजस्थान और यूजीसी नेट और भी बहुत सारे एग्जाम में। तो उन सभी को क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा जहाँ पे मुझे लगेगा कि थ्योरेटिकल की ज़रूरत है आपको समझाने की, वहाँ पे मैं समझाते चलूँगा, जिससे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ साथ एमसीक्यू दोनों हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का, उस पर क्लिक करके और ऐप के अंदर जाके मैराथन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं केवीएस, एनबीएस लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो देखिए, एक जनरल टर्म में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम समझे तो बेसिकली ये एक सूचना पुनः प्राप्ति करने की एक प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है जिसमें एक यूजर जो भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में उसको वो कैसे अगेन एंड अगेन प्राप्त कर सकता है, इसकी एक सिस्टम है ये। तो मान लीजिए कि कोई लाइब्रेरी है या कोई इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसके डेटाबेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, डिजिटली है, और उसको कोई भी यूजर जाता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। तो एक ऐसा ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू डेटाबेस में मौजूद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो सिंपल वर्ड में कहें, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब सूचना की पुनः प्राप्ति, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको यूजर को प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा। सबसे पहले आता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, एंड दिस टर्म इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज कॉइन्ड बाय केल्विन मुयर्स। केल्विन मुयर्स जो थे 1950 में ये टर्म दिया था। तो इनका नाम पूछा गया है एग्जाम में, यूजीसी नेट के भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन इज अ कम्युनिकेटेड और रिसीव नॉलेज कंसर्निंग ए पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमटेंस, यानी कुछ खास परिस्थिति में जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट, यानी कि इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड होता है, और ये रिसीव्ड नॉलेज कंसर्निंग है पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमटेंस, यानी किसी भी विशेष तथ्य या परिस्थिति से संबंध सूचना का संचार या ज्ञान प्राप्ति किया जाता है, उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रेफर टू द सर्चिंग थ्रू स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू फाइंड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द टास्क एट हैंड, यानी कि ये बेसिकली रिट्रीवल जो है वो एक तरह का इंगित करता है कि आप जब भी लाइब्रेरी में जाते हैं या ऑनलाइन भी अगर आप चेक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपना ढूंढ रहे हैं, तो जो भी स्टोर है इंफॉर्मेशन और आपसे जो रिलेवेंट है, जो आप चीज़ सर्च करते हैं, आपके रिलेवेंट के अकॉर्डिंग रिट्रीवल सिस्टम वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो ये है बेसिक डिफिनीशन, बेसिक समझ इसकी क्या होती है। उसके बाद द थ्री मेन गोल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आर इंडेक्सिंग टेस्ट, सर्चिंग फॉर यूजफुल डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन, यानी मेन इसका गोल है, मेन गोल जो है इसका क्या है, इंडेक्सिंग टेक्स्ट करना, यानी कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में उसको इंडेक्स करना, और जब भी कोई सर्च करे यूजर तो यूजफुल डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना, कलेक्शन से निकाल के, जितने भी कलेक्शन है डेटाबेस में उनसे निकाल कर। देखिएगा, इंडेक्सिंग टेक्स्ट मतलब होता है कि कोई भी जो मतलब कि एक शेड्यूल ढंग से सजाना होता है, मतलब कि जो भी डेटा है डेटाबेस में जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको इंडेक्स करना, यानी कि उसकी एक क्रमानुगत उसके अरेंजमेंट करना। देखिए, जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है या इंफॉर्मेशन स्टोरेज जहाँ पे की जाती है, उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है, उसको इंडेक्सिंग, यानी कहने का मतलब कि उसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में रखा है, जो भी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रखा है, उसको पुनः प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप नए लाइब्रेरी में गए और वहाँ तो आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी यूजर आके आपसे डिमांड करेगा, और प्रॉपर सिस्टम नहीं रहेगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ के यूजर को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। तो ये आपका रिट्रीवल सिस्टम एक आपको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये डॉक्यूमेंट जो है यूजर जो डिमांड कर रहा है उसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लाइब्रेरी में या नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो लोग डॉक्यूमेंट को रखे हैं उनको याद हो कि ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं, लेकिन एक व्यक्ति नया जब जाता है लाइब्रेरी में तो उसको याद नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सोल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है
information retrieval model select and rank the documents that are required by the user or the user has asked for the form of a query। यानी यूजर जो भी पूछता है कि हमें क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है वो डॉक्यूमेंट को रैंक कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल में भी कैसे उसके क्रॉल रैंक करता है कोई भी डॉक्यूमेंट को। जैसे मान लीजिए कि हम आपने लाइव मतलब कि वेबसाइट बनाया या बहुत सारे कंपनी ने वेबसाइट बनाया और सबने इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम के बारे में लिखा। जैसे लाइब्रेरी साइंस.इन वेबसाइट है, लाइब्रेरी साइंस.इन, ये लाइब्रेरी एकेडमी का वेबसाइट है। तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं या और लोगों का भी बहुत सारे आर्टिकल है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। तो क्रॉलर देखता है कि कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि मैंने भी इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल पर आर्टिकल लिखा, किसी और ने भी लिखा अपने वेबसाइट पर, थर्ड पर्सन भी लिखा। अब यहाँ पे यूजर आते हैं, यूजर ने सर्च किए गूगल में इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, उन्होंने फर्स्ट वेबसाइट देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा वो सेकंड वेबसाइट पे जा रहे हैं और उनको फिर भी अच्छा नहीं लगा। मान लीजिए फिर थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड वाले पे उन्होंने बहुत देर स्टे किया यानी कि उन्होंने प्रॉपर इसको रीड किया, उनको अच्छा लगा, 2-4 लाइन 5 लाइन पढ़े, उनको अच्छा लगा, इसीलिए वो वहाँ पे स्टे किए। तो ये गूगल क्रॉलर को ये पता चल जाता है कि ये जो थर्ड वाला आर्टिकल है ये बेस्ट है इन तीनों में, तो इसको ये रैंक कर देता है फर्स्ट में और फिर सेकंड में उसी के अकॉर्डिंग रैंक करता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसी तरह रैंक करता है। उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है, जो भी यूजर डिमांड कर रहे हैं जिस इन्फॉर्मेशन को, उसको इंडेक्सिंग करना, उसको मतलब कि एक तरह से रैंक कर देना उसका काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया इंडेक्सिंग लैंग्वेज से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। हमेशा मैंने आपको कई बार पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि हमें वो चीज़ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेवेंट है तो हमें उस चीज़ को कवर करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम में इंडेक्सिंग लैंग्वेज कौन कितने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये आप लिखा हुआ मैं आप देख सकते हैं इसको कि रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द सब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूज मास ऑफ डॉक्यूमेंट required that essential concept are identified and organized in the searchable form। यानी कि आपको पता है कि लाइब्रेरी में ह्यूज मास ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं और ये हमारे पास एक ये आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक इसेंशियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके कारण एक ऑर्गेनाइज रूप में डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे वो सर्चेबल हो, यानी कि वो हम उसको सर्च कर सके कि वो कहाँ पे है, कैसे हमें उसे प्राप्त करना है अगेन एंड अगेन, मतलब जब भी यूजर डिमांड करते हैं तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। इंडेक्सिंग इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज। यानी कि इंडेक्सिंग जो है वो एक तरह का मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन कंटेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको एक ऑर्गेनाइज रूप में, मैंने बताया था क्रमानुगत इसका हिंदी होता है, तो क्रमानुगत मतलब कैसे उसको अरेंजिंग फॉर्म में उसको कैसे रखा जाए, ऑर्गेनाइज रूप में कैसे रखा जाए, वही एक तरह का इंडेक्सिंग एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो 3 मेन टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, वो फर्स्ट है नेचुरल एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेज, थर्ड है फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज, फोर्थ है कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। तो देखिए ये जो तीनों लैंग्वेज है, यानी याद रखिएगा कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो है 3 है, मेन टाइप ऑफ 3 इंडेक्सिंग लैंग्वेज यूज होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। तो ये 3 जो है वो नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज कहने का मतलब होगा एनी टर्म, नेचुरल मतलब कोई भी, जो भी यूजर जो भी मन में आया वो उसको वहाँ पे सर्च कर लिया। तो एनी टर्म फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इन अ क्वेश्चन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी टर्म आप जो भी डॉक्यूमेंट में वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो ये आपका नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज होता है। फिर इंडेक्सिंग में क्या होता है, फिर इंडेक्सिंग में कि एनी टर्म नॉट ओनली फॉर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट कैन बी यूज द डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट में जो चीज़ अवेलेबल है, जो वर्ड अवेलेबल है उसी का आप यूज करें, हो सकता है उसको डिस्क्राइब के लिए आप दूसरा भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, उसी को फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल का टाइटल देना है, तो टाइटल देना है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब आपने क्या किया, लाइब्रेरी साइंस जो वो डॉक्यूमेंट है उस पर लिखा हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस लिखा तो एक तरह का नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज हो गया। अगर आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उसके साथ साथ फिर आपने एक अलग से लिख दिया लाइब्रेरी साइंस, फिर अलग से लिख दिया इंफॉर्मेशन साइंस, तो हालांकि ये दोनों रिलेट ही है, फिर आपने लिख दिया कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए ये बुक है, तो ये सब क्या हुआ, अपने से मतलब कि अपने से भी वर्ड उसमें इंक्लूड कर दिया, जो डॉक्यूमेंट में है उसको तो इंक्लूड किया ही किया, उसके अलावा भी उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने रख दिया कि ये जो मतलब जिस फील्ड के लोग इसको सर्च करते हैं उनको भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उस तरह के चीज़ों को हम फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज में होता है कि ओनली अप्रूव टर्म कैन बी यूज, मतलब कि जो भी इंडेक्सर जो होता है वो अप्रूव्ड जिस वर्ड को किया होता है उसी को आप यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। मतलब कि ये कंट्रोल्ड है, एक तरह के एक सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है कि हमें ये इस चीज़ के लिए यही हमें वर्ड का यूज करना है, या
यही यूजर डिमांड करते हैं, इसी वर्ड को यूजर पूछते हैं, तो उस केस में हम लोग कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये था बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें चैट के माध्यम से लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, या इसका पीडीएफ आने वाले समय में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी लोग कोर्स में अवेलेबल रहेंगे उनको मैं पीडीएफ पे प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है, हु क्वाइन द टर्म इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि किसने किया था, तो सी मोर्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द टर्म टेक्निकल सर्विस। यानी कि देखिए सबसे पहला जो यूज है टेक्निकल सर्विस वर्ड का, वो किसने किया था, तो ये किया था मायरूक एफ टॉब ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस है, तो आपको कुछ क्वेश्चन समझ पे होती है, कुछ स्टैटिक होता है, दोनों लेके चलना होता है, क्योंकि एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रंकेशन इज टेक्निक यूज इन। यानी ट्रंकेशन का तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में किया जाता है। ट्रंकेशन मतलब होता है कि एक इन्फॉर्मेशन जो एक ट्रांजैक्शन, मतलब आप समझते हैं ना कि मतलब कि पुनर्स्थापना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उसका हस्तांतरण करना के मतलब में आता है। तो वहीं जो आपका डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन है, वो डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन को आपके जो डिमांड है, यानी कि आपकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिस्प्ले कर देगा, यानी आपको वो बता देगा। तो इसी को हम लोग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल कहते हैं, कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है डेटाबेस में, उसको आपको पुनः प्राप्ति आपके नीड के अकॉर्डिंग उस आपको प्राप्त हो जाए। तो ये होता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। तो याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन जो टेक्निक है वो रिलेट करता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रोपाउंडेड द टर्म इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। यानी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर जो टर्म है, इसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, बेसमैन। तो बेसमैन जो बिसमैन, इनको मतलब आप पढ़ सकते हैं। तो बिसमैन जो है उन्होंने बोला था, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट दिया कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी साइंस में, वो कह सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम द डेटाबेस टू द इंड यूजर। यानी कि एक जो इंड यूजर है उसके पास कैसे हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे एक अपने डेटाबेस में स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को। तो ये हुआ ऐसे कम्युनिकेशन। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का मतलब भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन का डिफिनीशन अलग तरह से कहा जाता है। बेसिकली कम्युनिकेशन कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ब्लैश। ब्लैश स्टैंड फॉर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ब्लैश। ब्लैश का फुल फॉर्म यहाँ से आपको पूछा गया है। तो ब्लैश का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सर्विस। ये बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था 1977 में। ये एक ऑनलाइन एक तरह से ऑटोमेटेड है और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है। तो ये ब्लैश के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन दैट रिजल्ट इन द एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है। तो एक तरह का रिट्राइवल कहते हैं उसे, रिट्रीवल कहते हैं, यानी पुनः प्राप्ति। यानी कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन मतलब एक मतलब मैंने बताया था कि जैसे रैंक करता है, इंडेक्सिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी को सीक्वेंस में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोवाइड आपको कर रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको दे रहा है, उसी को हम लोग रिट्रीवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लासिक इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल। यानी कि एक बेसिक फीचर क्या होना चाहिए, एक मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा आप इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसका एक बेसिक फीचर क्या क्या, उसमें एटलीस्ट फीचर क्या क्या होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला है ऑप्शन डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड बाय इंडेक्स टर्म। हाँ बिल्कुल, ये भी डॉक्यूमेंट पर रिप्रेजेंट होना चाहिए इंडेक्स टर्म में, ताकि आप उसको ढूंढ सके, मतलब कि जब सर्च किया जाए तो बहुत इजी वे में आपको प्राप्त हो जाए। ऑल टर्म आर इक्वली यूजफुल, नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऑल टर्म इक्वली यूजफुल नहीं होते हैं। फर्स्ट तो सही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका यूजर उसको नहीं पूछता है, यानी यूजर उसके बारे में सर्च नहीं करता है, तो वो टर्म अनयूजफुल है, उसे रिडंडेंट टर्म कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंडेक्स टर्म कैन नॉट बी वेटेड, नहीं ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। इंडेक्स टर्म जो होता है कैन नॉट बी वेटेड। वेटेड अनवेटेड के बारे में मैं आपको आगे जब कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा।
नेक्स्ट है देयर इज एजम्पशन दैट टर्म आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। यस, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि मतलब कि वो जो भी हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर एंड वन इज द ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए और डी देखते हैं लोग किसमें है। ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन है ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज ड्यू टू। तो देखिए नॉइज का मतलब क्या हुआ, जैसे कम्युनिकेशन में नॉइज का मतलब होता है इंटरफेरेंस, यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे कोई ये सोर्स है या सोर्स या ट्रांसमीटर कह सकते हैं, एक रिसीवर है, रिसीवर मतलब कि रिसीवर कह सकते हैं, यहाँ सोर्स कह सकते हैं, यहाँ डेस्टिनेशन कह सकते हैं, एक जगह सोर्स, या आप इसे ट्रांसमीटर कह सकते हैं, यानी ट्रांसमिट जहाँ से हो रहा है रिसीवर है, और रिसीवर या आप डेस्टिनेशन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में इंटरफेरेंस वगैरह आते हैं या तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको हम लोग नॉइज कहते हैं। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के टर्म में हम लोग बात करेंगे नॉइज को, तो नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज ड्यू टू। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल हम लोग यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, बेसिकली लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे नॉइज का मतलब हो जाएगा एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि एक्स्ट्रा है, जिसकी यूज नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है। तो आप कभी भी लाइब्रेरी में जाएंगे और आप कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे और वो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से करेक्ट कौन है और मुझे कौन सी चाहिए। तो इस केस में जो आपके लिए एक तरह का नॉइज क्रिएट कर दिया। जैसे नॉर्मल आप जब रोड पे चलते हैं तो जितनी साउंड होनी चाहिए मान लीजिए गाड़ी की, उससे बहुत ज़्यादा हॉर्न आती है और सब आता है, तो आप सोचते हैं कि ये कितना नॉइज है यहाँ पे, तो यानी कि एक्स्ट्रा साउंड। तो इसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के टर्म में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मिल गया वही नॉइज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिडंडेंट टर्म यानी अतिरिक्त सूचना को ही हम लोग नॉइज के टर्म में डिनोट करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन रिलेवेंस रिट्राइवल एंड द टोटल रिट्राइवल इन अ लिटरेचर सर्च इज नोन एज। तो देखिए प्रिसीजन और रिकॉल ये दो टर्म आते हैं, इस पे मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। स्पेशल इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि जैसे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन ए है और बी है, तो ये कोई दो मतलब कि टर्म आती है इसमें। और क्या होता है कि आपने कुछ चीज़ें सर्च किया और इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल में, और सर्च करने के बाद आपको क्या हुआ कि मतलब 100 डेटाबेस में आपके 100 डॉक्यूमेंट थे, तो 100 डॉक्यूमेंट थे और 100 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जिसमें आपको जो 100 रिकॉल हुए, लेकिन आपने जो सर्च किया था उसमें से 80 ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो रिलेवेंट थे, आपके रिलेवेंट थे। 100 डॉक्यूमेंट थे टोटल, जिसमें 80 मतलब कि आपने जब सर्च किया तो उसमें से 100 डॉक्यूमेंट आए, उसमें से आपको 80 रिलेवेंट है और 20 इरिलेवेंट है, मतलब आपके लिए नहीं है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा डाटा है। तो उस केस में 80 बाई टोटल हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं तो एक तरह से रिकॉल वैल्यू निकलता है, यानी कि टोटल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बाई टोटल डॉक्यूमेंट जितने भी डेटाबेस में है वो टोटल डॉक्यूमेंट इक्वल टू रिकॉल वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर आप प्रिसीजन की बात करेंगे यानी यथार्थता इसकी हिंदी होती है, या अस्पष्टता, तो ये इसकी बात कर देंगे तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 45 ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो रिलेवेंट थे और 15 ऐसे थे जो इरिलेवेंट थे और 45 रिलेवेंट थे, यानी कि 100 डेटा था। उसमें हमने जब ये किया मतलब कि कोई चीज़ सर्च किया इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम से, तो वहाँ पे हमने देखा कि 60 डेटा जो है यानी 60 जो डेटा थे ये हमें मतलब कि मतलब आया, जो कि हमें शो हुआ कि ये 60 डॉक्यूमेंट आपके लिए है। इस 60 डॉक्यूमेंट में क्या हुआ कि 15 जो थे वो इरिलेवेंट थे और 45 जो थे वो रिलेवेंट थे। तो उस केस में जो प्रिसीजन बनता है ये 45 यानी कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बाई बटे यानी कि ये डिवाइड कीजिएगा इरिलेवेंट और रिलेवेंट टोटल ऐड कर दीजिएगा, तो ये प्रिसीजन का परसेंटेज बनता है। और इस केस में मतलब कि 100 से गुना हम लोग कर देते हैं तो ये परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है रिकॉल और रिट्रीवल सिस्टम, सॉरी रिकॉल और प्रिसीजन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसी पे है और ये हम लोग डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कई बार यूजीसी नेट और भी वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा द रेशियो बिटवीन रिलेवेंस रिट्राइवल, यानी रिलेवेंस रिट्राइवल की बात कर रहा है, और बाई टोटल रिट्राइवल, द रिलेवेंस और बाई टोटल जो
डॉक्यूमेंट है, इस केस में हमारा आंसर रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रिलेवेंट होता है और उसके सॉरी प्रिसीजन हो जाएगा आपका, जो भी मतलब कि रेशियो बिटवीन द रिलेवेंस रिट्राइवल एंड द टोटल रिट्राइवल, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा प्रिसीजन। क्योंकि प्रिसाइज क्यों होगा, प्रिसीजन क्यों होगा, इस बात का आप समझिएगा। यहाँ पे लिखा है रेशियो बिटवीन रिलेवेंस रिट्राइव एंड द टोटल रिट्राइव डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि रिकॉल और प्रिसीजन में क्या अंतर होता है। मान लीजिए 100 हमारे पास डेटाबेस में डॉक्यूमेंट है, इसमें से 60 हमारा डॉक्यूमेंट रिट्राइव हुआ, टोटल रिट्राइव डॉक्यूमेंट कितना हुआ 60 हुआ, और अगर इसमें से 45 रिलेवेंट है और 15 इरिलेवेंट है, तो जो रिकॉल होगी वो 45 जो होगी 45 आपका जो रिलेवेंट है वो, और बाई 100 क्योंकि डेटाबेस में 100 है, तो टोटल आपका जो रिकॉल हो जाएगा ये 45% होगा। लेकिन प्रिसीजन जो क्या होता है कि टोटल रिट्राइव जो डॉक्यूमेंट है यानी 60 ये नीचे रहता है, और टोटल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यानी कि 45 ये होगा। इसलिए देखिएगा यहाँ पे लिखा है टोटल रिट्राइव, तो टोटल रिट्राइव कितना हुआ 60 हुआ, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास कितना डॉक्यूमेंट है 100 है, तो रिकॉल में हमारा 100 आता है लेकिन यहाँ पे 60 आता है। टोटल रिट्राइव कितना हुआ वो, तो प्रिसीजन और रिकॉल में यही अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है रिलेवेंस बाई टोटल रिट्राइव, तो टोटल रिट्राइव, और तो इस केस में प्रिसीजन आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एक मैथमेटिकल है और एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो आर यूजुअली यूज इन अ इवैल्यूएशन ऑफ। तो देखिएगा ये मतलब रिकॉल और प्रिसीजन जो होता है रेशियो, ये हम लोग यूजुअली किस लिए यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली हम लोग इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए पता करते हैं कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है वो कितना करेक्ट है, और इसका प्रिसीजन और रिकॉल वैल्यू जितना हाई होगा उतना एक तरह से ये अच्छा हुआ। लेकिन देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिकॉल और प्रिसीजन, तो इनके इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के इवैल्यूएशन के लिए हम लोग रिकॉल और प्रिसीजन का रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्वेश्चन ये एक तरह से स्टैटिक है। द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्राइव वाज फर्स्ट यूज इन अ प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय। तो ये मैंने फर्स्ट में ही क्वेश्चन ये देखे थे लोग कि कैल्विन मूरे मोर्स थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एडॉप्टेड फॉर ऑफरिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यानी कि मतलब एक तरह से सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए कौन सही पद्धति अपनाई जाती है। तो इसमें से कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन से पद्धति हम लोग अपनाते हैं इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी मतलब होता है कि जो भी यूजर हैं उनको हम लिटरेट कर दें, उनको मतलब कि समझा सके कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, तो सूचना साक्षरता यानी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो समझ सके कि उसके लिए क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं, और उसके लिए क्या चीज़ें अनावश्यक है। इस चीज़ को समझ जाए अगर वो, तो वो इन्फॉर्मेशन लिटरेट पर्सन है, अदरवाइज वो इनलिटरेट पर्सन है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा स्टैंड एलोन कोर्स यानी स्वाश्रयी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड विथ अ करिकुलम, और थर्ड है ऑनलाइन कोर्स और इंटर्नशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है यानी 1 2 3 ये एक तरह का करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए बेसिकली ये बहुत मतलब कि 2014 के आसपास यूजीसी के क्वेश्चंस में आई थिंक पूछा गया था ये। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कि सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो मतलब कि उनको एक मतलब कि स्टैंड एलोन कोर्स यानी हम उनको कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कि वो उनको अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसी समय हम लोग करिकुलम में ऐड कर सकते हैं, या इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा इंटर्नशिप में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो किसी कंपनी में या प्राइवेट फॉर्म में या सरकारी जगह जाकर वो इंटर्नशिप करता है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ सीखता है जिस फील्ड में वो काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये तीनों जो चीज़ें हैं वो करेक्ट आंसर होगी कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को मतलब जब बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हम ऑफर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें ऑफर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम आर। यानी कि इसमें कौन कौन से मतलब इम्पोर्टेंट मेथड हैं जो हम लोग इम्पैक्ट करेगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल
सिस्टम को, तो ये 3 ऑप्शन है, बेसिकली 4 ऑप्शन है, चारों में आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें मतलब कि इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कैसे काम कर रहा है, उसकी मतलब एक तरह से मापन जो कहते हैं कि कैसे किसी चीज़ को ये मापा जाए कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, उसके लिए ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है एक्सप्रेशन रेट। बेसिकली देखिए प्रिसीजन और रिकॉल मैंने अभी आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन ही है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, उसके लिए हमें प्रिसीजन रेट और रिकॉल रेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, यानी कि कौन सा इसमें क्लासिकल मॉडल नहीं है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पुनः प्राप्ति का एक शास्त्रीय प्रतिरूप नहीं है। शास्त्रीय मतलब होता है कि क्लासिकल यानी कि पुरांगत, यानी कि पुराना जो चीजें होती है जो पहले से क्लासिकल मेथड से आ रही है, नॉर्मल, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा हो, तो उसके केस में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो नहीं है क्लासिकल मेथड। एक क्लस्टर जो क्लस्टरिंग किया जाता है वो इसका मेथड के पार्ट नहीं है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इंडेक्स साइटेड रेफरेंस, तो इसका आंसर होगा गूगल स्कॉलर। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, एक सेकंड, इसमें ऑप्शन नंबर ए डी स्पेस, हाँ डी स्पेस, तो ये आपको पता है डी स्पेस क्या है, एक तरह का ये डिजिटल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलोइंग टूल्स इंडेक्स साइटेड रेफरेंस, यानी कि कौन सा निम्नलिखित स्रोत में कौन सा स्तंभ एक उद्धत संदर्भों को अनुक्रमित करता है, यानी कि इंडेक्सिंग साइटेड रेफरेंस टूल को कौन सा है इसमें। तो देखिएगा डीएसपीएस तो अपने आप में एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जो लाइब्रेरी को डिजिटाइज करना होता है उसके लिए यूज किया जाता है। स्कूप जो होता है ये भी एक तरह का कहिएगा तो डेटाबेस यहाँ पे रखा जाता है, और जो भी प्रकाशक होते हैं उनका एक तरह से डेटाबेस होता है। उसके बाद जेसीसी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है, जेसीसी का होता है जे गेट कस्टम्स कंटेंट फॉर कंसोर्टियम, ऐसे कुछ होता है। तो ये भी एक तरह का समझिए कि जर्नल है, लिटरेचर जर्नल है, तो ये भी नहीं होगा। तो गूगल स्कॉलर जो है ये करेक्ट आंसर है। ये बेसिकली गूगल ने स्टार्ट किया था, गूगल स्कॉलर। ये एक तरह के इंडेक्स साइटेड रेफरेंसेस है, यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ चाहते हैं अगर सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर उसको फ्री में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन है, रीजन आपको बताना है। डेटा स्टोर इन अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस comprise input of bibliographic detail of the document for identification, storage and retrieval purpose, यानी कह रहा है जो ग्रंथ परक डेटाबेस है, भंडारित डेटा में अभिलेख की पहचान, भंडारण और पुनः प्राप्ति होती उसके ग्रंथ प्रकार ब्यौरों को इनपुट्स होते हैं। मतलब एक तरह से आप हिंदी में मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ उल्टा लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, डेटा स्टोर्ड अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, यानी कि जो भी डेटा स्टोर होता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में वो एक तरह का इनपुट ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट और आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल पर्पस। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, मतलब कि ये जो असर्शन है ये ट्रू है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी के लिए करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल पर्पस के लिए ही हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। बिल्कुल, जितने लगभग मतलब कि 100% आप कह सकते हैं कि जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है वो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें जो दोनों ट्रू होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ ये नहीं होगा, ये होगा बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये था आपका टोटल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पर एमसीक्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और इसके साथ साथ आप हमारे ऐप के चैट बॉक्स के ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आप कॉल नहीं करें, हमें कॉल तभी करना हो जब बहुत आपको नहीं समझ में आ रहा हो या आपको बहुत इमरजेंसी हो कि कुछ समझ साफ नहीं आ रहा हो। बहुत लोग मैं देखता हूँ शौक से कॉल करते हैं सिर्फ, मतलब कि कोई उनके पास डाउट नहीं होता है या
किसी भी तरह का उनको जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो कॉल कर देंगे कि सर आपका ऐप कैसे चल रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस तरह से थोड़ा सा बचिए, नहीं तो लास्ट में हमें सर्विस ही बंद कर देना पड़ेगा। कॉल सिस्टम वाला कॉल ही हम नहीं उठाएंगे तो फिर जब आपको ज़रूरत होगा तो उस समय आप परेशान होंगे। इसलिए इस तरह से कॉल मतलब करने से बचिए हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं।